बच्चों कल हमने पढ़ा था कॉलम्स, और कल पढ़ के कल खत्म भी कर रहा था। अब इसमें एक कंसेप्ट आया है एसएससी जेई में, इसमें काफी क्वेश्चन। हाँ, वही बताने वाला था मैं कि एसएससी जेई में कुछ क्वेश्चंस आए हैं कोर के, वो डिस्कस करना है। अब ये जो कोर का टॉपिक है, इसमें एक्चुअल हेडिंग होती है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो हेडिंग डालिए कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा कंसेप्ट है ये, इसको आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो बच्चे मान लीजिए ये एक कॉलम है आपके सामने। अगर लोड एग्जैक्टली क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड पे लगे, मान लीजिए ये जो सी पॉइंट है ये सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन है। तो अगर लोड एग्जैक्टली सेंट्रॉइड पर लगे तो ये कॉलम सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन में होगा, है ना। बट मान लीजिए अगर लोड सेंट्रॉइड पर ना लगे, किसी और जगह लगे, तो क्या होगा, हमें वो डिस्कस करना है। लिखिए, देखो, इफ द लोड on a column, if a load on a column is exactly centroidal, if a load on the column is exactly centroidal, then only direct compressive stress, then only direct compressive stress is induced in it, is induced in it। ठीक है, तो बच्चे ये आप कॉलम बनाओ पहले। तो ये जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड है सी। तो अगर लोड बिल्कुल सेंट्रॉइडल है, लोड सीधा सी पर आके लगेगा, तो इस कॉलम में सिर्फ कंप्रेशन आएगा। बट अगर लोड सी पर ना लगकर कहीं और लगे, सेंट्रॉइड पर ना लगे, तो क्या होगा, हमें वो समझना है। लिखिए इसमें, देखो, इफ द लोड इज अप्लाइड एट सी, सी सेंट्रॉइड है, इफ द लोड इज अप्लाइड एट, if the load is applied at C, ब्रैकेट में लिख लीजिए सेंट्रॉइड, C सेंट्रॉइड है। इफ द लोड इज अप्लाइड एट C, ब्रैकेट में सेंट्रॉइड, ब्रैकेट क्लोज करके, then only direct stress is induced,
then only direct stress is induced. अब हम ये मान ले अगर कि लोड सेंट्रॉइड पर नहीं लग रहा है, तो मान लीजिए लोड कहीं यहां पर लग रहा है, इस जगह। लेट से इसको मैंने ई पॉइंट बोला, लोड ई पॉइंट पर लग रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कौन सी स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी? लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। देखो, इफ द लोड इज applied if the load is applied at E, capital E, if the load is applied at E, then TWO, two stresses will be induced. Then two stresses will be induced, which are अब देखिए, पहले हम फिगर समझ लेते हैं क्या है। इवन देखिए, ये थोड़ा सा टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद हो, जब हम एसएफडी बीएमडी पढ़ रहे थे, तो उसमें एक क्रैंक वाले क्वेश्चन थे इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे थे, यही मैग्नीट्यूड का लोड यहां लगाया, यही लोड यहां लगाया, ये कपल बन गया और ये डायरेक्ट स्ट्रेस आ गया। तो हमने इसी लोड को फिर एक मोमेंट और एक डायरेक्ट लोडिंग में बदल दिया था। बिल्कुल उसी तरीके से अब हम यहां करेंगे। तो मान लीजिए ये P मैग्नीट्यूड का लोड लगा हुआ है, आपके पास एक कॉलम है। एक मिनट, रजिस्टर दिखाना बच्चे, ये कोई एक्स्ट्रा रजिस्टर दे दो मेरे को, तुम लोग अपना पढ़ते हो। जैसे ये आप कॉलम का क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, ठीक है, और लोड बिल्कुल सेंट्रॉइड पर लग रहा है। ये कॉलम है नीचे और आप ऊपर प्लान देख रहे हो, टॉप व्यू देख रहे हो, और आपने लोड बिल्कुल सेंट्रॉइड पर लगाया। तो इस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, सिर्फ कंप्रेशन आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड होगा P बाई ये जो एरिया है, P बाई ए। अब मान लीजिए लोड आपने सेंट्रॉइड पे नहीं लगा के कहीं भी लगा दिया, मैंने माना मैंने इधर लोड लगाया इस पॉइंट पर, ठीक है, सेंट्रॉइड पर नहीं लगाया। तो इस लोड की वजह से अब कितनी स्ट्रेस आएगी? क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेस तो नहीं हो गया, P बाई ए तो नहीं आएगा, क्योंकि P बाई ए कब आता है? जब लोड कहां लगे? सेंट्रॉइड पर। तो अब कितना स्ट्रेस आएगा, हम वो पता करना चाह रहे हैं। ये रजिस्टर दे दूंगा, फिर इसकी जरूरत पड़ती रहेगी मुझे। अब हमने क्या करा बच्चे, ये जो P लोड है, जैसे आपने यहां करा कि जो लोड लग रहा था ऊपर और नीचे लगाया, अब हमने यहां पर भी यही करा, ये जो P लोड है, इसी मैग्नीट्यूड का लोड सेंट्रॉइड में ऊपर से लगाया, और यही लोड सेंट्रॉइड पर नीचे से लगाया। तो हमने क्या करा, सेंट्रॉइड पर एक पी लोड ऊपर से और उसी पॉइंट पर एक पी लोड नीचे से लगा दिया। तो बच्चे क्या होगा, एक्चुअल में पी और पी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल फिगर में तो कोई चेंज नहीं आया। अब हम ये बोलेंगे कि ये पी लोड और ये पी लोड बच्चे आपस में क्या बनाएगा, कपल। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं फिगर के हिसाब से। तो आपका सेंट्रॉइडल लोड यहां, सॉरी, लोड यहां लग रहा है, सेंट्रॉइड पर नहीं है। हमने बोला सेंट्रॉइड पर उतने ही मैग्नीट्यूड का एक लोड ऊपर से लगाया और एक लोड बच्चे ऐसे नीचे लगाया। तो ये वाला लोड, ये वाला लोड से मैग्नीट्यूड के तो कैंसिल आउट हो गए, एक्चुअल फिगर में कोई बदलाव नहीं आया। बट ये जो लोड ऊपर लग रहा है सेंट्रॉइड पर, और जो यहां पर लोड है, ये आपस में क्या बना रहे हैं, कपल। तो एक तो कपल आ गया और एक क्या हो गया, सेंट्रॉइड पर ऊपर से लोड आ गया इस तरीके से। तो हमने बोला कि ये P और ये P, ये दोनों मिलकर कपल बनाएंगे, और C पॉइंट पर एक डायरेक्ट लोड आ गया P। तो मान लीजिए अगर स्मॉल e डिस्टेंस है C से लेकर E तक, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो स्मॉल e है। तो इस फिगर को अगर आप देखें, तो थोड़ा सा अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं, थोड़ी देर का संयम रखना है आपको। तो ये हमारा कॉलम, ये इधर कॉलम,
अब देखिए, अगर मैं बोलूं इस फिगर को कन्वर्ट करके दिखाइए, तो आप बोलेंगे सर एक तो सेंट्रॉइड पर पॉइंट लोड लग गया ये वाला, ठीक है, ये P, और ये P मिलके क्या बना रहे हैं, कपल। कपल क्या प्रोड्यूस करेगा, मोमेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंट्रॉइड पे मुझे मोमेंट की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, P मल्टीप्लाइड बाई E, और ये रोटेशन कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। अगर आप देखें तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो एक तो ये P हो गया, और सेंट्रॉइड पर एक मोमेंट आ गया जिसका मैग्नीट्यूड हो गया P मल्टीप्लाइड बाई E। ये P बच्चे क्या प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्ट स्ट्रेस, और इस PE की वजह से क्या आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। मोमेंट आ गया ना, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा और ये डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। तो जो नॉन सेंट्रॉइडल, सेंट्रॉइडल लोडिंग जो नहीं थी, नॉन सेंट्रॉइडल को इसेंट्रिक भी बोलते हैं। तो अगर लोडिंग इसेंट्रिक है, नॉन सेंट्रॉइडल है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एक तो बच्चे डायरेक्ट स्ट्रेस आएगी और एक बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। अब इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे वो हम सीखेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एक इसेंट्रिक लोडिंग को आपको समझ में आया कि कैसे डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। पहले ये फिगर बनाइए इधर, ये दोनों फिगर बनाइए। तो मेन फिगर आपकी थी जहां पर सिर्फ लोड P E पर लग रहा था, फिर सेकंड, ये सेकंड फिगर नाम दे देता हूं मैं इसको, ये सेकंड फिगर हो गई, C पॉइंट पर ऊपर नीचे उतने ही मैग्नीट्यूड का लोड लगाया और थर्ड पॉइंट पर कन्वर्ट कर दिया। अगर ये फिगर आप समझ पा रहे हैं तो 70% टॉपिक आपका हो गया, क्योंकि अब जो यूज होना है वो आपने पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड और बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड वो आपने पढ़ रखा है। अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपने पुराने को यूज करना है। अच्छा कंसेप्ट है ये, इसको करके फिर हम क्वेश्चंस करेंगे जो आए एग्जाम में। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम टॉर्सन स्टार्ट करें, खत्म नहीं, टॉर्सन स्टार्ट करें। कल तक हमारा टॉर्सन खत्म हो जाएगा और एक दो दिन में सिलेबस कोशिश करेंगे खत्म हो जाए सोम का। क्योंकि थोड़ी सी अभी ना हमारी सोम की क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि 1 बजे आपका जियोटैग होना है, तो फिर 12 सवा 12 तक ही पढ़ना है हमने इसको। अब आपके मन में आएगा कि सर सुबह जल्दी कर लेते हैं, ड्यूरेशन 3 घंटे हो जाएगा। तो सुबह अगर जल्दी कर लिया मैंने, तो ये पढ़ाते पढ़ाते जब मैं बेहोश हो जाऊंगा तो कौन लेके जाएगा हॉस्पिटल, वो डिसाइड कर लो। तो मेरे फिर लगातार 3 क्लासेस है ना आज। आज मैं ऐसे आया, मैं कोई लैपटॉप बैग कुछ नहीं लेकर आया, तो मेरी धर्मपत्नी बोली यार बैग नहीं लेके जा रहे। मैं कहा खुलेगा थोड़ी वो आज। मैं कहा इतना सामान लेके क्यों जाऊं मैं कहा बस लंच दे दो मेरा को, सिर्फ वही खुल पाएगा आज मुझसे। तो इसलिए थोड़ा अभी 1-2 दिन आपकी क्लासेस का ड्यूरेशन कम है, एंजॉय करिए लाइफ को। हम्म। बनगी बोर्ड चुप हो तो जैसे अगर आप लास्ट जो लाइन आपने लिखी उसमें आपने लिखा था कि 2 टाइप की स्ट्रेस इंड्यूस होंगी, विच आर करके। अब ये फिगर आपने बना लिए विच आर करके। फर्स्ट लिखिए डायरेक्ट स्ट्रेस, विच आर, फर्स्ट पॉइंट आएगा डायरेक्ट स्ट्रेस। ये डायरेक्ट स्ट्रेस बच्चे किसकी वजह से आ रहा है, ये जो पी लोड है इसकी वजह से। लिखिए डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू कैपिटल पी, डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू कैपिटल पी। और सेकंड लिखिए बेंडिंग स्ट्रेस,
सेकंड लिखिए बेंडिंग स्ट्रेस। और बच्चे ये बेंडिंग स्ट्रेस किसकी वजह से आ रहा है? मोमेंट पीई की वजह से। ठीक है, लिखिए बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट P multiplied by E. Bending stress due to moment P multiplied by E, small e. देखिए where E is the, where E, ये ना P multiplied by E, where small e is the eccentricity, where small e is the eccentricity, which is the distance, which is the distance of the load from the centroid. Small e is the distance of the load from the centroid. सेंट्रॉइड से कितना दूर है लोड? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चे आप मुझे फॉर्मूला बताइए या मैग्नीट्यूड बताइए कि टोटल स्ट्रेस कितना आया, तो आपने बोला कि सर डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से हर जगह स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, तो सिग्मा डी डायरेक्ट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? P बाई ए। और ये नेचर कैसा है? कंप्रेसिव। देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस का क्रॉस सेक्शन में हर जगह सेम इफेक्ट होता है, जो हमने शुरुआत की क्लासेस में पढ़ा एक्सियल स्ट्रेस में। तो एक्सियल स्ट्रेस क्या होती है? पूरे क्रॉस सेक्शन पर सेम होती है, जो कि एक्सियल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है? लोड पर और एरिया पर, ये लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। जबकि बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है विच इज सिग्मा y इक्वल्स टू m अपॉन आई, ये किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन पर। न्यूट्रल एक्सिस पर जीरो है, अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ज्यादा है, बट डायरेक्ट स्ट्रेस हर जगह सेम है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए सिग्मा d इक्वल्स टू P बाई ए। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड आया। अब बात ये आती है कि बेंडिंग स्ट्रेस का क्या मैग्नीट्यूड आएगा, है ना? अब ये स्टेप आपने बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे मान लीजिए ये आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, ठीक है, या आपने ये कॉलम है ऐसे, तो यहां पर सेंट्रॉइड पर मोमेंट लग रहा है, या जो मेन फिगर थी उसमें लोड इस पॉइंट पर लग रहा था यहां पर। अब देखिए मान लीजिए मैंने बोला लोड यहां पर लग रहा है, तो अगर लोड यहां पर लग रहा है, मैं इसको दबाऊं, तो बच्चे जो ये वाला फेस है, ये इतना फेस, ये जो ये रेक्टेंगल सा ये जो बन रहा है, ये वाला फेस, ठीक है, इमेजिन करना है आपने, ये आपका सेंट्रॉइड जा रहा है और यहां पर सेंट्रॉइड, और मैंने यहां लोड लगाया, तो ये वाला फेस किस में जाएगा? कंप्रेशन में। अब अगर ये वाला फेस कंप्रेशन में है, तो ये वाला फेस किस में चला गया? टेंशन में। तो बेंडिंग में इस फेस पर क्या प्रोड्यूस होगी? टेंशन। और इन फेसेस पे क्या प्रोड्यूस होगी? कंप्रेशन। आप कंप्रेशन को पॉजिटिव मान रहे हो, तो टेंशन को क्या मानोगे? नेगेटिव। मैंने अगर आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ बच्चे बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, आपने बोला सर बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन वाई m अपॉन आई, तो m और यहां आ गया y, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम बेंडिंग स्ट्रेस कहां निकाल रहे हैं? अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस सेंट्रॉइड पर निकालेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बेंडिंग स्ट्रेस 0 हो जाएगा। तो पहले मोमेंट की वैल्यू रख देते हैं, कितना हो गया? p इंटू ई वाई अपॉन आई। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मान लीजिए ये x x एक्सिस है और ये y y एक्सिस है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बेंडिंग स्ट्रेस बताइए कितना होगा। आपने बोला लेट से सर हमें फाइबर 1 पर निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस। फाइबर 1 क्या हो गया? ये सबसे दूर है, वाई एक्सिस से सबसे दूर वाला फाइबर। तो आप बोलेंगे सर मोमेंट तो कांस्टेंट लग रहा है, P इंटू ई। वाई का मतलब हो गया जिस फाइबर पर आप चेक करना चाहते हैं, आप इस फाइबर 1 पर चेक करना चाहते हैं, ठीक है। ये मैं फिगर दोबारा बनाता हूं।
क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। देखिए, मैंने आपसे बोला कि बच्चे आप इस पॉइंट पे मुझे सिर्फ बेंडिंग की वजह से बताइए कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर अगर ये पूरी वैल्यू बी है तो बच्चे ये इतनी वैल्यू क्या रह गई, b/2। मतलब फाइबर 1 इस एक्सिस y से कितने डिस्टेंस पर है, b/2 पर। तो हमें सिग्मा निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस पता करना है, सिग्मा बी पता करना है फाइबर 1 पर। सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस फाइबर 1 पर। मोमेंट कितना लग रहा था, P इंटू ई। वाई की वैल्यू क्या हो गई, b/2। अब हमें आई पता करना है। आई में थोड़ा सा डाउट ये आता है कि सर आई एक्स एक्स रखेंगे या आई वाई वाई रखेंगे, और इसको भी आप ध्यान से अगर समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आपने लोड, आपको बस ये देखना है कि फिगर में लोड कहां लग रहा था। फिगर में लोड यहां लग रहा है। तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये वाई वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्स एक्सिस है, और लोड मैंने यहां लगाया, ठीक है। तो बच्चे अगर आप देखें तो ये बॉडी ऐसे बेंड होगी, है ना, ऐसे घूमेगी। तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन आ रहा है, वाई। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन आएगा उस एक्सिस के अबाउट आई रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए लोड नीचे लगे, यहां लगे, ये न्यूट्रल एक्सिस है, सेंट्रॉइड यहां है और लोड यहां लगा। तो अब आप, मैं कुछ अपनी तरह से कुछ नई चीज नहीं कर रहा हूं, मैं बस इसको दबा रहा हूं यहां पर। तो अब रोटेशन कौन से एक्सिस के अबाउट आ रहा है, एक्स एक्स। तो उसके अबाउट आप आई रखेंगे। हमारी गिवन फिगर के हिसाब से जब आपने ये पॉइंट दबा रहे हो तो वाई वाई के अबाउट रोटेशन आ रहा है। तो यहां पर जो आप आई रखेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में रखेंगे, वाई। और बच्चे y के रिस्पेक्ट में अगर आप रख रहे हो तो ये वैल्यू हो जाएगी d(b³/12)। 2 से कटा 6 टाइम्स, तो 6 PeB अब ओ बी भी नहीं आएगा, एक बी से ये कट गया, dB²। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ गई फाइबर 1 पर। और इसका नेचर कैसा है, कंप्रेसिव, क्योंकि ये पार्ट दब रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा मुझे बताइए फाइबर 2 पर बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, बच्चे डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट है हर जगह, P/A। बट बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, वो वेरिंग है। और बेंडिंग स्ट्रेस में कंप्रेशन भी आएगा और टेंशन भी आएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये बताओ सिग्मा B2 बेंडिंग स्ट्रेस फाइबर 2 पर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो टेंशन में आएगा। समझ आ रहा है टेंशन में क्यों है, क्योंकि जब आप इस पॉइंट को दबाओगे, लोड एक्चुअल में फिगर में कहां पर लगाया है आपने, इस पॉइंट पर। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, कुछ भी रटना नहीं है। ये आपका सेक्शन था, ये सेंट्रॉइड है एकदम सेंटर इसका, आपने लोड यहां लगाया तो ये दब रहा है। तो साफ पता चल रहा है कि जब ये दब रहा है तो ये वाला पार्ट कंप्रेशन में आएगा और न्यूट्रल एक्सिस के इधर वाला पार्ट टेंशन में आएगा। ये बात समझ आई बच्चों। तो सिग्मा B2 सबसे पहले हमें समझ आ गया टेंशन में, तो हम नेगेटिव मान लेते हैं, क्योंकि कंप्रेशन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। मोमेंट कितना लग रहा है, P इंटू ई, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन वाई M अपॉन आई है। क्या हो गया इसको, तो मोमेंट आया P इंटू ई। अब ये आता है, अगली चीज आती है y कि आप कहां देख रहे हैं। आप बच्चे फाइबर 2 पर देख रहे हैं, तो फाइबर 2 सेंट्रॉइड से कितना दूर हो गया, b/2, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस होगा, b/2। और अगेन रोटेशन वाई वाई एक्सिस के अबाउट हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, dB³/12। फर्क क्या आएगा सिर्फ कि यहां वैल्यू आएगी माइनस में, -6PE/dB²। ये नेगेटिव का मतलब हो गया कि ये बॉडी टेंशन में। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से फाइबर 1 और 2 पर स्ट्रेस आया। डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से कितना हो, डायरेक्ट लोड की वजह से P की वजह से कितना स्ट्रेस आ रहा था, P/A। और P/A हर जगह क्या है, सेम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे नेट स्ट्रेस बताओ फाइबर 1 पर, तो नेट स्ट्रेस किसकी वजह से आएगा, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से और एक बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से।
डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस कितना आएगा, P बाई ए, और बेंडिंग की वजह से अभी आपने निकाला 6PE/dB²। अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे नेट स्ट्रेस बताओ फाइबर 2 पर, तो आप बोलोगे सर P बाई ए। डायरेक्ट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम लग रहा है और बेंडिंग हो जाएगा माइनस, क्यों? क्योंकि टेंशन आ रहा है 6PE/dB²। अभी इसमें जो कोर टर्म होते हैं जो आप क्वेश्चंस में देखते हो वो इसी में इंक्लूड होगा, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। ये समझ आया बच्चों? लिखो इसमें कहां तक लिख लिया, डायरेक्ट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड लिख लिया ना। अब पहले आप फाइबर दिखाओ 1 और 2, दोबारा फिगर नहीं बनाना, एक फिगर आपकी बनी हुई होगी, ये वाली फिगर जो बनी है इसमें 1 और 2 दिखा दो। मैं यहां पर ज्यादा हॉच पॉच ना हो बट कर देता हूं। 1 और 2 दिखा के सिग्मा B1 और सिग्मा B2 लिखो, और आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, 3 महीने का टाइम है, हमें भागना नहीं है। कई बार जल्दबाजी के पढ़ने के चक्कर में समझ नहीं पाते हम चीजों को। आराम से इसको लिखिए, बट इसमें कुछ नया नहीं हम पढ़ रहे। बेंडिंग स्ट्रेसेस को हम समझ चुके हैं और डायरेक्ट स्ट्रेसेस को भी हमने पढ़ा हुआ है। शांत दिमाग से इसको लिखिए और बताइए। ये 1 फरवरी को छुट्टी मनाते हैं क्या कई बच्चे? दिख नहीं रहे, आज कम दिख रहे हैं काफी। सीधा पूरा माइंड फ्रेश करके सीधा जियोटेक में घुसेंगे। अगर बच्चे किसी स्टेप में आपको डाउट आ रहा है तो बिल्कुल आप पूछ लीजिए। देखिए, ना हमें बहुत स्लो पढ़ाई करनी है और ना हमें बहुत फास्ट पढ़ाई करनी है, हमें एक सही स्पीड से पढ़ाई करनी है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा भी नहीं है कि हम 3 दिन तक एक ही टॉपिक पढ़ते रहे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आधे घंटे में टॉपिक खत्म करो और आगे बढ़े। लिख लिया बच्चों? लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ये सिग्मा B1 B2 लिखने के बाद वहां लिख लीजिएगा नेट स्ट्रेस। सिग्मा N रिप्रेजेंट्स नेट स्ट्रेस। तो जब आप वो लिख लेंगे तो ऐसे लिख लीजिए नेट, दोनों को मिला के कितनी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, नेट स्ट्रेसेस। तो सिग्मा N1 सिग्मा N2। बस दो, मतलब हार्डली 10 मिनट हो रहे हैं और एक कंसेप्ट, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका कवर हो जाएगा। देखो बच्चे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कॉम्प्रेशन को हमेशा पॉजिटिव लें या टेंशन को पॉजिटिव लें। बस यहां पर क्या होता है, ऐसे कॉलम कंप्रेशन में होते हैं तो इसलिए हमने कंप्रेशन को पॉजिटिव मान लिया है। तो कहीं पर भी ये रूल नहीं है कि कंप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रखेंगे हमेशा नेगेटिव रखेंगे, सहूलियत के हिसाब से है। एज हमारा मेंबर हम चाहते हैं कंप्रेशन में रहे, क्योंकि कॉलम कंप्रेशन सहने के लिए बना है, इसलिए हमने कंप्रेशन को पॉजिटिव ले रखा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर कंप्रेशन पॉजिटिव लिया है तो फिर टेंशन नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए फिर टेंशन को नेगेटिव ले लिया। ये टी टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है। लिख लिया बच्चों ये? अब जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अभी आपने लोड यहां लगाया था इस पॉइंट पर, अगर लोड मान लीजिए इधर लगे, जैसे हमने
ये हमारा क्रॉस सेक्शन था, यहां सेंट्रॉइड है, मैंने लोड यहां लगाया, तो बजाय यहां लगाने के आप बोलो कि अगर सर लोड यहां लगाते तो क्या होता, बिल्कुल सेम कंसेप्ट आएगा। मोमेंट इस बार भी क्या होगा, लोड इनटू जो ये डिस्टेंस होता है सेंट्रॉइडल, लेट्स से E1 E2 कुछ भी बोल देते। तो अगर मैं आपसे इस तरीके से बोलूं कि बच्चे मान लीजिए लोड हमारा है सेंट्रॉइड ओ इसेंट्रिक ही है, सॉरी, अब बजाय लोड हमने पहले यहां लगाया, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं यहां नहीं लग रहा है लोड, यहां लग रहा है इस जगह पर, फिगर समझ पा रहे हैं ये, है ना। अब क्या होगा, बस हल्का सा चेंज आ जाएगा, तो ये एक्स एक्स है, पी लोड लग रहा है, फिर से दो डायरेक्ट, एक डायरेक्ट स्ट्रेस आएगी और एक बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। आप फर्स्ट टाइम आए हो क्या, अभी बच्चे आप टॉपिक के ना एकदम बीच में आए हो, तो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना होगा, ठीक है, बट डोंट वरी, तब भी इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे डायरेक्ट स्ट्रेस बताइए क्या होगा, फिर से सेम कंसेप्ट आएगा, पी मोमेंट एक आप ऊपर लगाएंगे और एक आप नीचे लगाएंगे, कपल प्रोड्यूस होगा और एक डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा। मान लीजिए जो इसेंट्रिक डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस मान लीजिए E1 है, कंफ्यूज ना करें हम क्योंकि पहले हमने E लिखा था। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चे, P बाई ए, डायरेक्ट स्ट्रेस P बाई ए कंप्रेसिव, बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह, पुराने पार्ट की तरह। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बताइए बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, तो आपने बोला सर एक फाइबर इधर मान लेते हैं टॉप पर 3 और एक बॉटम पे मान लेते हैं 4। पहले क्या हो रहा था, आप इधर मान रहे थे 1 और 2, अब आप बोल रहे हो इधर 3 है इधर 4 है और लोड यहां लग रहा है। तो बच्चे अब आपने लोड लगाया तो नीचे वाले फेस किस में गए, कंप्रेशन में, वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे बोलूं सिग्मा B4 की वैल्यू बताइए, बेंडिंग स्ट्रेस बताइए फाइबर 4 पर, आप बोलेंगे सर सिग्मा अपॉन वाई M अपॉन आई था। तो बेंडिंग स्ट्रेस 4 पर कितना आ जाएगा, मोमेंट, मोमेंट कितना आएगा P इंटू E1, वेरी गुड। अब y डिस्टेंस क्या होगा, अगर हम इसको इस पूरे डिस्टेंस को d मान ले तो बच्चे हो जाएगा d/2, वेरी गुड, d/2। और इस बार रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, एक्स एक्स, तो यहां आ जाएगा b d³/12। बात समझ आई बच्चों, और ये नेचर है कंप्रेसिव, तो ये कट गया 6 टाइम्स, तो वैल्यू आ गई 6p(E1) अपॉन BD²। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं सिग्मा B3 बताइए, तो आप बोलेंगे सर सेम आएगा मैग्नीट्यूड, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो माइनस डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 6p(E1) अपॉन BD², और ब्रैकेट में टेंशन लिख देते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा अब मुझे आप नेट स्ट्रेस बताइए फाइबर 3 पर, तो आप बोलेंगे सर P/A प्लस प्लस, क्योंकि नीचे, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, वेरी गुड, मुझे लगा 3 नीचे है बट वेरी गुड, तो ये आ जाएगा -6p(E1) अपॉन BD²। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे सिग्मा N4 बताइए नेट स्ट्रेस 4 पर, तो डायरेक्ट स्ट्रेस P/A हर जगह लग रहा है, प्लस 6p(E1) अपॉन BD²। तो ये नेट स्ट्रेस हो गया, इसको लिखिए। अब यहां पर कोर का मतलब क्या है वो अब हम समझेंगे, बट बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छा रिस्पॉन्स दिया क्लास में, अच्छी बात है। देखिए आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे एज टीचर्स, हम में भी उतना ही ज्यादा एनर्जी आती है, और रिस्पॉन्स आप तब दे पाएंगे जब आप घर पर भी पढ़ाई करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट क्लासरूम में पढ़ना है उससे 1 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर पर पढ़ना। सेल्फ स्टडी रैंक लेकर आते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी में ही आपको समझ में आएगा कि कहाँ डाउट्स आते हैं।
बच्चे आपकी ब्रांच कौन सी है? सिविल। हेलो, हाँ जी, हाँ जी भैया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 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 हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बच्चों, अब देखिए, अब जो कंसेप्ट आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए ये वैल्यू सॉल्व करी आपने, पी बाई ए की कोई वैल्यू आई और ये कोई वैल्यू आई और ये वैल्यू पॉजिटिव आई, सॉल्व करके पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फाइबर 3 है, इस पर नेट स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव है, क्योंकि आपने वैल्यू पॉजिटिव कंप्रेशन के लिए मानी है। मान लीजिए इसको आपने सॉल्व करा और वैल्यू नेगेटिव आई। नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि जो फाइबर 3 है वो टेंशन में। अब सोचिए, कॉलम आपने कंक्रीट का बनाया हुआ है, कॉलम आपका कंक्रीट का बना हुआ है, तो कंक्रीट तो टेंशन में वीक है। तो अगर इस सेक्शन में टेंशन आ गया तो क्रैक हो जाएगा कंक्रीट और आपका पूरा कॉलम फेल हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है? आपको यह ध्यान देना है कि जो नेट स्ट्रेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्या किया जाए कि नेट स्ट्रेस नेगेटिव ना बने? अब इसे दोबारा सुनिए। देखिए, हम ये बोल रहे हैं, लेट से पी बाई ए की वैल्यू सॉल्व करके आपने बोला 6 है। आपने 6p(E1)(BD)² की वैल्यू सॉल्व करी, 4 आ गई। तो फाइबर 4 पर नेट स्ट्रेस कितना आया? 6 + 4 10। कंप्रेशन में आया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग है, कोई इशू नहीं आएगा। आपने ऊपर चेक करा कि भाई फाइबर 3 पर कितना स्ट्रेस आएगा नेट, आपने बोला 6 - 4 2। 2 पॉजिटिव मतलब 2 कंप्रेशन। तो बच्चे सेक्शन में इसका मतलब हर जगह क्या इंड्यूस हुआ?
कंप्रेशन, कंक्रीट स्ट्रांग है, कंप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए ये जो 4 है, ये 4 ना होके ये 8 है, नीचे वाले फाइबर पे नेट स्ट्रेस कितना आया, 6 + 8 14, कंप्रेशन में आया, कंक्रीट स्ट्रांग है कंप्रेशन। बट अब आपने ऊपर चेक करा तो है 6 - 8 मींस -2, माइनस मतलब टेंशन। तो बच्चे जो टॉप फाइबर है, जो फाइबर 3 है, ये टेंशन में आ गया और कंक्रीट टेंशन में वीक है, तो कंक्रीट क्या कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा। तो हमें यह बात ध्यान रखनी है हमेशा कि जहां पर ये बेंडिंग स्ट्रेस नेगेटिव में आ रहा है, मतलब जहां बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से जो कंप्रेशन है उससे कम रहे। हम ये चाहते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड से कम रहे। क्यों चाहते हैं हम ये, क्योंकि अगर बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो टेंशन आ जाएगी सेक्शन में और सेक्शन फेल कर जाएगा। अब ये कैसे रोक के रखना है, कैसे ये बात सुनिश्चित करनी है कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये P/A से कम रहे, कैसे करनी है, सिंपल सी मैथ्स है। हम ये बोलेंगे कि P/A -6PE1/BD² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर 0 हो गई इसका मतलब ना ही टेंशन ना ही कंप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन तो नहीं आया ना। और अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब वैल्यू हमेशा क्या रही, पॉजिटिव कंप्रेशन। तो अब हम यहां से एक रिलेशन डिराइव करेंगे, बट पहले बताइए ये बात समझ में आई, लिखिए इसको। ये सिग्मा N3 में भी यूज होगा और सिग्मा N2 में भी यूज होगा। पहले हम सिग्मा N2 से समझ लेते, लिखिए, लिखो, इफ सिग्मा N2 इज पॉजिटिव, इफ, वो बच्चे अभी बीच में है ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट लगेगा। अभी 1 बजे आपका आज फ्रेश सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, जियोटेक है ना, उसमें आप आराम से एकदम शुरुआत से आएगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बस ये है कि थोड़ा सा अभी बीच में चल रहा है टॉपिक। इनफैक्ट कल टॉर्सन स्टार्ट करेंगे हम, तो टॉर्सन नया टॉपिक है और इसका पुराने टॉपिक से इतना कोई रिलेशन भी नहीं है। तो अगर कल आप सोम की क्लास में आओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, एक मिनट, कुछ लिखा है अभी। इफ सिग्मा N2 इज पॉजिटिव, इट implies दैट फाइबर टू समझ जाइए, ये जो है सबसे लेफ्ट का जो फाइबर है, फाइबर 2 इज इन कंप्रेशन, फाइबर 2 इज इन कंप्रेशन। देखिए, बट इफ सिग्मा N2 इज नेगेटिव, but if sigma N2 is negative, then fiber 2 is in tension, then fiber 2 is in tension, full stop। देखो, in case of concrete, in case of concrete, this tension, in case of concrete, this tension is undesirable, undesirable, ये टेंशन नहीं आनी चाहिए। In case of concrete, this tension is undesirable and should be avoided. This tension is undesirable, undesirable, is undesirable and should be avoided. फुल स्टॉप लिख के लिखिए कि हम ये लिख रहे हैं कि यही सेम बात सिग्मा N3 पर भी एप्लीकेबल होती है। देखो, द सेम कंसेप्ट is applicable on sigma N3. The same concept is applicable on sigma N3. अब इधर देखिए, तो बच्चे आप ये बोल रहे हैं
कि सिग्मा N2 या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब P बाई ए माइनस 6PE अपॉन DB² या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। या आप ये बोल सकते हैं कि P बाई ए की वैल्यू 6PE DB² से या तो बड़ी हो या इक्वल। इक्वल होगी तो टर्म 0 हो जाएगी और बड़ी होगी तो पॉजिटिव रहेगी। P से P कैंसिल हो सकता है। एरिया को आपने लिख दिया बच्चे, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, B इंटू डी। P से ये P कैंसिल आउट हो गया, 6E अपॉन DB²। अब B से एक B गया, D से एक D गया, तो आपने समझा कि E की वैल्यू अगर B/6 से कम रहे, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर B/6 से कम रहे, तो P/A की वैल्यू इस टर्म से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। फिर से सुनिए, आपने सबको सॉल्व करा, ये सब कहां से, ये E की वैल्यू B/6 से छोटी है। इसका मतलब क्या निकला, ये कब होगा पॉसिबल, जब सिग्मा N2 की वैल्यू क्या रहे, 0 से बड़ी रहे। E लेस देन इक्वल टू B/6 कब आया, जब सिग्मा N2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, आपने यहां पर ये फाइबर बोल रखा है, ठीक है। अभी आप एक्स एक्सिस पर लोड रखा हुआ है आपने, तो अगर हम सेंट्रॉइड से B/6 डिस्टेंस तक लोड रखें या इससे कम डिस्टेंस तक लोड रखें, इसेंट्रिसिटी है बट B/6 से कम है, तो बच्चे फाइबर 2 पर कभी भी टेंशन इंड्यूस नहीं होगी। ये बात समझ आई, इसे फिर से सुनिए। अभी आपने, अब मैं सिर्फ सेक्शन बना रहा हूं, अब आप सेक्शन देख रहे हो, ठीक है। ये वैल्यू हम बोल रहे हैं लेट से B/2 है और ये वैल्यू D/2 है, ठीक है। हमने बोला कि अगर सिग्मा N2 आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना, सिग्मा N2 इधर है तो ये फाइबर 2 है। तो अगर आपने सिग्मा N2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, अभी आपने सॉल्व करा, इसके लिए E की वैल्यू B/6 के इक्वल या उससे कम रहनी चाहिए। तो ये सेंट्रॉइड है, अगर आप सेंट्रॉइड से B/6 डिस्टेंस तक लोड रखते हैं, तो बच्चे फाइबर 2 पर टेंशन इंड्यूस नहीं होगी। तो B/6 हो गया ये। अब मान लीजिए आप लोड अगर इधर लगा दे, पहले आप लोड इधर लगा रहे थे, बजाय इधर लगा दे तो फाइबर 2 इधर खिसक जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंट्रॉइड से B/6 डिस्टेंस इधर और B/6 डिस्टेंस इधर अगर हम लोड रखें, तो सेक्शन में टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ये बात समझ आई बच्चों। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम सिग्मा N3 को 0 कर दें, पहले हमने सिग्मा N2 को 0 करा, अब हम सिग्मा N3 0 कर रहे हैं। बच्चों बात समझ आ रही है, ये सिग्मा N3 को अगर हम बोले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट आएगा। मतलब P/A की वैल्यू या P/A माइनस 6PE1 अपॉन BD² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, या P/A की वैल्यू 6PE1 अपॉन BD² से ज्यादा होनी चाहिए। 1 अपॉन BD ये आ जाएगा 6E1 अपॉन BD² से छोटा होना चाहिए। तो E1 की वैल्यू D/6 से कम होनी चाहिए। तो अगर आप इसको यहां देखें, तो D/6 नीचे या D/6 ऊपर अगर आप लोड रखते हैं, तो जो फाइबर 3 था ऊपर था, फाइबर 3, ये 2 और ये फाइबर 3,
तो फाइबर 3 पर टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगी। अब B/6 इधर गए, B/6 इधर गए, D/6 ऊपर गए, D/6 नीचे गए। इन सब पॉइंट्स को जोड़ दीजिए आपस में। इस पॉइंट को, ये इधर, ये इधर और ये इधर। तो बच्चे ये जो फिगर बन रही है इसको बोला जाता है कोर, या इसको बोला जाता है कर्नल, KERNEL। इस कोर में आप कहीं पर भी लोड लगा दो, कहीं पर भी, और ऐसा नहीं सिर्फ एक्सिस में, बीच में भी लगा दो, सेक्शन में टेंशन इंड्यूस नहीं होगी। तो जो एसएससी जेई में क्वेश्चंस आपने देखे, जिनको हम करेंगे भी अभी, वो यही कहते हैं कि अच्छा बताइए लोड कहां रखें एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में कि उसमें टेंशन प्रोड्यूस ना हो। तो आप बोलते हो कि भाई सेंट्रॉइड से इधर B/6 और ऊपर D/6, या सेंट्रॉइड से लेफ्ट में B/6 या नीचे D/6, पर कहीं पर भी आप लोड लगा दो टेंशन इंड्यूस नहीं होगी। इस रूल को एक नाम भी दिया जाता है, इसको बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल। और ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये गेट के बच्चों को भी नहीं पता होता कि कैसे एक रूल छुपा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट। ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब ऐसे ही सर्किल के केस में आता है, उसमें मिडिल फोर्थ रूल आता है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे एसएससी जेई के, और लगातार आए हुए हैं 2015, 16, 17, 18 हर साल आ रखे हैं इस पर क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपसे यूकेपीएससी में भी पूछा जाए। बट वापस से आते हैं, पहले मुझे बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? तो आपने, एक बार मैं बता रहा हूं कहां से लिखना है, एक मिनट, क्या लिखा है लास्ट, सिमिलरली द कंसेप्ट, हाँ ठीक है। आप ऐसे लिखो, सो करके लिखो, सो सिग्मा n2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी आप सिर्फ इतना पॉइंट लिखो, ये वाला, सो सिग्मा एंड ये इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज, यहां तक आपने लिखना है कि E की वैल्यू B/6 से कम होनी चाहिए। ये पूरा हमारा वैसे टॉपिक हो गया है, सर्कल का लिखना है। पहले पूरा लिख लीजिए, देन आई विल गिव यू टाइम, आराम से इसको पढ़िए। आपको कोई भी डाउट आता है तो पूछ लीजिए। देखिए बच्चे, बट जितना आप घर पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना, क्लास आपके लिए उतनी आसान हो जाएगी। कल भी मैंने बोला था, आज भी रिपीट ही मैं कर रहा हूं, 3 महीने का टाइम है आपके पास। अगर आप इसको सही से यूटिलाइज करें तो 100% आपका सिलेक्शन है। अब इसमें आपको रेगुलर रहना है। अगर ये लिख लिया है तो नेक्स्ट लाइन, अच्छा पहले यहां तक लिख लिया बच्चों सबने? लिखिए नेक्स्ट लाइन से, देखो, it implies that if load is kept it implies that if the load is kept at a distance B/6, B Bombay, it implies that if the load is kept at a distance B/6 from, हम ऐसे लिख रहे हैं सेंट्रॉइड से लेफ्ट और राइट में, फ्रॉम सेंट्रॉइड, if the load is kept at a distance B/6 from centroid, either on left or right hand side, सेंट्रॉइड से लेफ्ट और राइट पे, टॉप और बॉटम की बात नहीं हो रही है, फ्रॉम सेंट्रॉइड ईदर ऑन लेफ्ट और राइट हैंड साइड, then
no tension is induced in the section, then no tension is induced in the section. अब लिखिए सिमिलरली, फॉर सिग्मा n3 टू बी 0, अब ये लिख लीजिए, बिल्कुल पुराने की तरह ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर सिग्मा n3 0 करना है आपने, देखिए बच्चे अभी हम एसएससी जेई के क्वेश्चन करेंगे, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, और रैंक आएगी कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, और नॉलेज आती है हार्ड वर्क से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप क्लास में और एकदम कि हाँ मुझे नॉलेज आ गई, वो हार्ड वर्क से आएगी। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा सीखेंगे, उतना बेहतर बनेंगे, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे मैं तो एक चीज सजेस्ट करूंगा आपको कि ये कोशिश करा करिए कि हर दिन कुछ नया सीखिए। वैसे तो आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे ही टेक्निकल में, मतलब ऐसे एक प्रण करा करिए कि आज दो चीजें आपने सीखनी है, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल का मतलब एक तो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो गया, हिंदी इंग्लिश जो भी है, और कुछ और सीखिए जो आपको बेहतर बनाए। जैसे कोई गवर्नमेंट का अगर कोई लॉ है, वो क्या है, वो क्यों है, क्या रीजन है उसका। गिटार बजाना सीखे, बट कुछ नया सीखिए हर दिन, क्या बढ़िया मूड होगा कि जब आप सोने जाएंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आज मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी। अब क्या अगले 3 महीने ऑब्वियसली आप बहुत कुछ नया सीखेंगे सब्जेक्ट्स को रिलेटेड, तो टेक्निकल पार्ट तो 3 महीने हो गया आपका। मैं ये सजेस्ट करूंगा कुछ नॉन टेक्निकल भी सोचिए, जीएसटी क्या है, क्यों एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स क्या होता है, रिटर्न क्या है, ये सब ये आपको बहुत बेहतर बनाएंगे। और एक बार ये आदत पड़ गई ना सीखने की, तो फिर तो रुक ही नहीं पाएंगे आप कभी। अब हम इसके बाद ये लिखेंगे कि सेंट्रॉइड से टॉप और बॉटम अगर हम d/6 डिस्टेंस पर लोड रखें तो टेंशन इंड्यूस नहीं होगी। लिखो, देखो, इफ द लोड इज केप्ट एट ए डिस्टेंस, if the load is kept at a distance d/6, if the load is kept at a distance d/6 from top and bottom of centroid, from top and bottom of the centroid, then no tension is induced in the section, then no tension is induced in the section। तो बच्चे ये वैल्यू बी है, ये आप सेक्शन देख रहे हो, टॉप व्यू है, ये वैल्यू डी है। तो आपने बोला कि b/6 यहां, b/6 यहां पर, फिर आपने बोला d/6 ऊपर और d/6 नीचे। अब इन सब पॉइंट्स को जोड़ दीजिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में पूछते क्या हैं वो। तो बच्चे ये जो पूरी वैल्यू है, देखिए b/6 इधर, b/6 इधर, तो क्या बनी है वैल्यू b/3, और d/6 ऊपर, d/6 नीचे, तो ये वैल्यू हो गई d/3। तो इस कोर में, इसको कोर बोलते हैं या कर्नल, KERNEL। इस कोर या कर्नल में कहीं पर भी आप लोड लगाओ तो टेंशन इंड्यूस नहीं होगी। पहले फिगर बना लीजिए। तो कोर के डायमेंशंस पूछे जाते हैं एग्जाम में,
जिन बच्चों ने फोटो बना लिया मुझे बताइए इस कोर की शेप क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या कुछ और है? बहुत बढ़िया मैम, मतलब एक मार्कर लेके आऊंगा काले रंग का, मैं टीका लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। बिल्कुल सही। रोम्बस क्यों है? नहीं, रोम्बस क्यों है ये? आंसर इज रोम्बस, बट व्हाई रोम्बस? चलो ठीक है, मैं वापस ले रहा हूँ। कहीं पढ़ा था तो दिख तो स्क्वायर भी रहा है, अगर ऐसे देखो तो स्क्वायर दिख रहा है, सब साइड्स पैरेलल है। जैसे रोम्बस एक्चुअल में हम इसको बोल देते हैं कि ये रोम्बस है ऐसे, बट ये तो अगर आप देखो तो ये तो शेप ऐसे है, इस तरीके से है, तो रोम्बस क्यों बोला? बहुत सिंपल सा आंसर है, कोई बहुत मैथ्स नहीं है, बहुत हाई फाई मैथ्स नहीं है। तो डायगोनल तो स्क्वायर के भी 90 पर ही इंटरसेक्ट करते हैं, इवन रेक्टेंगल के भी करते हैं। चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ, डायगोनल से ही रिलेटेड है आंसर। फिगर को ध्यान से देखो। हाँ तो वो तो स्क्वायर के भी करते हैं, यही तो बोला है? तो ये भी तो 90 डिग्री पर है, ये ऐसे 90 डिग्री तो बन रहा है भाई, डायमंड सेक्शन जैसा ही तो है, डायगोनल हॉरिजॉन्टली तो हो रखा है। यस, यही आंसर है। जो डायगोनल्स है वो अनइक्वल है, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इवन रेक्टेंगल के भी डायगोनल इक्वल होंगे। बट रोम्बस क्यों है ये शेप? क्योंकि एक डायगोनल है d/3 और एक डायगोनल है b/3, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ना ये स्क्वायर हो सकता है ना ये रेक्टेंगल हो सकता है, बट साइड सब आपस में पैरेलल है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? रोम्बस। तो ये रीजन देखिए, आंसर पता होना चाहिए बट रीजन भी पता होना चाहिए। इसको नोट करके लिखिए, द शेप ऑफ द कोर इज रोम्बस। रीजन भी लिख लीजिए, बिकॉज डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं, अगर डायगोनल इक्वल होते तो हम बोल सकते थे फिर कि स्क्वायर है, डायगोनल्स आर अनइक्वल। बस अभी इसमें इसको ऐसे भी लिख लीजिए, दिस कंसेप्ट, ये जो अभी आपने कंसेप्ट सीखा है, दिस कंसेप्ट is also known as middle third rule. इसको मिडिल थर्ड रूल बोलते हैं। ये b/3 ये d/3, तो 1/3 हो रहा है, इसलिए मिडिल थर्ड रूल बोल रहा है। अब एक मिडिल फोर्थ रूल होता है, वो बस सर्कुलर सेक्शंस के लिए होता है, ये फर्क आता है उसमें। ये अगर आपने लिख लिया है तो हेडिंग डालें, मिडिल फोर्थ रूल लिख लीजिए ऐसे। इसमें भी कर्नेल बनता है, बट डिफरेंस इज ये सर्किल के लिए बनता है, तो इसमें ऐसे लिख लीजिए, देखिए, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल this concept is applicable for circular sections। अब देखिए, आप ये चाहते हैं कि सर अगर आपने कॉलम बनाया तो उसमें भी तो आप चाहते हैं टेंशन ना हो, भले ही वो सर्कुलर क्यों ना हो, तो आप क्या बोलेंगे इसमें? लिखिए, फॉर नो टेंशन कंडीशन, फॉर नो टेंशन कंडीशन। बच्चे आप क्या बोलोगे? जो P/A है, जो डायरेक्ट स्ट्रेस है, वो बेंडिंग स्ट्रेस से ज्यादा रहे। बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड आपने बोला, लेट से मोमेंट P इंटू ई प्रोड्यूस हुआ, ये E क्या है?
इसेंट्रिसिटी। अगर हम ये बोले हैं कि इस फिगर का डायामीटर डी है, तो सिग्मा अपॉन वाई एम अपॉन आई होता है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आउटर फाइबर पर आएगी, तो बच्चे वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, d/2। तो यहां वाई की जगह क्या आ जाएगा, d/2। ये समझ आया बच्चे, समझ आया तुम्हें, सबको आया समझ? देखो बच्चे फिर से सुनिए, जैसे आपने प्रीवियस कंसेप्ट में क्या करा है, आपने मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाली, ये सिग्मा b1 मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहां होगी, आउटर मोस्ट फाइबर पर। आपने बोला कि इस बार सेक्शन सर्कुलर है, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहां होगी, आउटर मोस्ट फाइबर पर होगी। तो हमने y की वैल्यू को लिख दिया आउटर मोस्ट फाइबर, डायमीटर d है, तो आउटर मोस्ट फाइबर कहां पर होगा, d/2 पर। समझ आई? और I की वैल्यू क्या होगी, पाई d4/64। P से P हट गया, एरिया हो गया पाई d²/4। ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, E। ये आपने कैंसिल करा, 32 आ गया, और ये d से d कट गया, तो पाई d³/32। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू d/8 से कम होनी चाहिए, वेयर d इज द डायमीटर। तो सेंटर से अगर आप d/8 डिस्टेंस पर, ये सेंटर है, सेंटर से d/8 डिस्टेंस, चाहे राइट लेफ्ट टॉप बॉटम पर लोड रखोगे तो टेंशन इंड्यूस नहीं होगी। बच्चों समझ आ रही है बात ये? तो ये आपने फिगर बना ली। तो देखिए ये तो सर्कल के केस में जो कोर बनता है उसकी शेप सर्कल ही होती है। तो बच्चे इधर देखिए, d/8 इधर और d/8 इधर, टोटल डिस्टेंस हो गया d/4। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेईई में, अभी कराऊंगा मैं आपको। वो बोलते हैं कि सर्कुलर सेक्शन में जो कोर बनता है उसका डायमीटर क्या होता है, तो कोर का डायमीटर क्या होता है, d/4। सो दिस इज द शेप ऑफ द कोर। तो जब भी वो आपसे बोले नो टेंशन कंडीशन, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट स्ट्रेस को बेंडिंग स्ट्रेस से ज्यादा दिखाना है। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, वहां हॉलो सेक्शन है, हॉलो, हॉलो सर्कुलर सेक्शन, तो आपको बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है। अभी टॉपिक हमारा हो गया है, बट अब हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। उससे पहले आप पढ़ लीजिए, आज जो भी आपने लिखा है, डाउट है आप बिल्कुल पूछ लीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कि थोड़ा आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आने हैं। आपका नाम क्या बेटा? अनीस। हम्म, चलो सबसे पहले हम बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं, एसएससी जेईई के। देखिए 2016 का क्वेश्चन है, एसएससी जेईई का। और ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चे कि अगर आप इसको पहले से पढ़कर नहीं गए हैं तो बहुत कम चांसेस है एग्जाम में ये हो पाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में ही हो जाएंगे,
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते। विवेक ग्रुप भेजा, उनको भी दिखाना क्वेश्चन, वो होंगे नहीं अभी ग्रुप में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले एसएससी जेई 2016 का क्वेश्चन है और बिल्कुल यूकेपीएससी में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है ए शॉर्ट कॉलम ऑफ सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल। किसी ब्रिटल मटेरियल का नाम बताइए। कंक्रीट। तो एक तरीके से हम मान लेते हैं कि लेट्स से कंक्रीट के कॉलम की बात हो रही है। इज सब्जेक्टेड टू एन इसेंट्रिक लोड P। एक इसेंट्रिक लोड लग रहा है P। इसेंट्रिक का मतलब नॉन सेंट्रोइडल लोड है। टू अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेसेस, आपको टेंसाइल स्ट्रेस अवॉइड करना है। इन दिस कॉलम E should be less than or equal to what? B/6। अभी आपने डिराइव करा तो बच्चे इस बात का ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में हो सकता है B/3 आप बोल दो। B/3 नहीं है। B/3 क्या है? ये टोटल डिस्टेंस B/3 है। बट आपको यहाँ ये जो इतना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये B/6 है और ये D/6 है। तो आंसर B/6 आएगा। तो अगर आप लोड B/6 या उससे कम रखेंगे लोड का डिस्टेंस, तो सेक्शन में टेंशन इंड्यूस नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, हम पिछले 1 घंटे से इसको डिराइव कर रहे हैं तो आराम से कर ले गए। बट अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम हमारे सामने आता तो हो सकता है हमें हवा भी नहीं लगती कि हो गया रहे। तो इसलिए क्या होता है, कुछ टॉपिक्स आपको पहले से पढ़ने पड़ते हैं। ये टॉपिक ऐसे, इसको आपको एग्जाम में जाने से पहले पढ़ना होगा। कुछ टॉपिक्स का क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे, आपने फर्स्ट टाइम देखा, फॉर्मूला लगाया और वो हो जाएंगे। बट ये क्वेश्चन अच्छा है और अगर पहले से पता है तो 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2018 का क्वेश्चन है ये जो अब मैं आपको भेज रहा हूँ। एसएससी जेई 2018। मैंने आपको पहले भी बोला है बच्चे, 3 एग्जाम के आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं। एसएससी जेई, यूकेपीएससी जेई और यूकेपीएससी एई। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 75 से 80% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं एग्जाम से होंगे। और जो 20% क्वेश्चन होंगे, वो 20% जो अलग से आ रहे होंगे, वो मोस्टली देखना बहुत आसान होंगे। ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ यूके की बात, उत्तराखंड की बात है। मोस्टली पीएससी ऐसे ही करते हैं, उनका पैटर्न ऐसे ही रहता है। ग्रुप में आइए, क्वेश्चन भेज रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन अब आपको बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन क्या है? फॉर ए सर्कुलर कॉलम विद डायमीटर d subjected to a compressive load W at an eccentricity E, the diameter of core of section is what? डायमीटर कितना है? D/4। अब देखिए अभी हमने पढ़ा इतनी देखिए एक ये डेटा भी आपको याद है D/4, बट इससे पहले कितनी मेहनत करके हम इस D/4 डेटा तक पहुंचे। तो मान लीजिए अगर मैं आपको कल ऐसे बोल देता बच्चों याद कर लो सर्कुलर सेक्शन D/4 होता, तो ना वो आपको अच्छा लगता ना वो मुझे अच्छा लगता। और ये ऐसे टॉपिक है जो रेगुलर आ रहे हैं, ये 2018 में आया है क्वेश्चन। जिससे पहले आपने करा वो 2016 में आया। तो अगर कोई क्वेश्चन एसएससी जेई में रेगुलर आ रहा है तो 100% यूकेपीएससी जेई में रेगुलर आएगा। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल 1 पॉइंट बढ़ा देते, थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड आपने देखे, बट सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूं। अब ये क्वेश्चन जो है आपके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है ये, आईएएस बनेंगे और इंजीनियर सक्सेस कह रहा हूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आया है।
क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर D1 एंड इंटरनल डायमीटर D2 carries an external load W. For no tension condition, eccentricity should be what? बच्चे फर्क क्या आ जाएगा, एरिया और आई की वैल्यू बदल जाएगी। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन में ए और आई अलग है, ये हॉलो सेक्शन है तो इसमें ए और आई, एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। ध्यान लगाइए, कर ले जाएंगे, बिल्कुल रटना नहीं है, समझिए। फॉर नो टेंशन कंडीशन आपको ई बताना है क्या होगा। मतलब पूरा भरोसा है, बच्चे लोग कर ले जाएंगे, होशियार बच्चे हो। ब्राइटनेस इतनी, नो टेंशन कंडीशन का मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे अभी आपने सर्कल में करा है, जहां से D/8 आंसर आपने निकाला था, बिल्कुल सेम तरीका है। डिफरेंस इज आई और ए का फॉर्मूला बदल जाएगा। हॉलो सेक्शन के लिए आई आप निकालिए D1 D2 की टर्म्स में और एरिया निकालिए। ये क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आया, यूपी PSC में भी आया, और चीखे मार मार के कह रहा है कि मैं यूके PSC हाँ यूके PSC जेई में भी आऊंगा। मैं सुन पा रहा हूं, आप नहीं सुन पा रहे होंगे। C. Good. The answer is option C. देखो बच्चे, नो टेंशन कंडीशन क्या है, P/A डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू PE/Y/I से बड़ी होनी चाहिए। P हॉलो सेक्शन है तो π/4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर की वैल्यू PE, Y की वैल्यू हो गई Y की वैल्यू क्या होगी, जो एक्सटर्नल डायमीटर है D1, उसका आउटर मोस्ट फाइबर कहां पर, एक्सटर्नल है ना भाई, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी D1/2। D2 नहीं लिखना है, D1 लिखना है। समझ आया बच्चों? और I की वैल्यू क्या होगी, π/64 D1 टू द पावर 4 माइनस D2 टू द पावर। अब इसको सॉल्व करना है, P से ये P कट जाएगा, पाई से पाई कटा, 2 से ये कटा 32, और 4 से इसको काट दिया तो टोटल 8 टाइम्स कट गया। अब देखिए 1/D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर, ये 8 ऊपर ले जाइए, 8 टाइम्स D1। बच्चे ये D1 4 माइनस D2 4 लिखा है, तो हम इसको D1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, E भी है यहाँ पर, तो E शुड बी लेस देन इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन 8 टाइम्स D1। अब मैं आपको बताऊं बस AE असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में क्या फर्क आ जाएगा, मैक्सिमम फर्क आ जाएगा, जो वो D1 D2 की वैल्यू दे देंगे बस। तो कैलकुलेटर होता है वहां पे, तो कैलकुलेशन कर दे बस, दैट्स द मैक्सिमम डिफरेंस। कंसेप्ट हर जगह सेम है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है,
सिविल सर्विसेज में भी आया, और ऐसा नहीं है कि वो आप देख रहे हो कि सिर्फ 97 में, ऐसा नहीं है, रेगुलर पूछा जाता है, वहां ईयर 97 मेंशन्ड है बस। और अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, एसएससी, जेई और सेवरल पीएससीज, इन सब के क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। और क्यों करा पा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कंसेप्ट हर जगह सेम है बच्चों, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आता है, न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा सा बदल सकता है, कंसेप्ट वही रहेगा। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ एकदम मैं कहूंगा कि ये ऐसा नहीं कि बस पढ़ा और एकदम आ गया, थोड़ी सी रीडिंग की जरूरत है इसमें, थोड़े से न्यूमेरिकल्स की जरूरत है इसमें। चलिए अभी और क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों एक और क्वेश्चन आया आपके साथ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है दी कोर ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन ऑफ इंटरनल, इंटरनल डी आई की वैल्यू 60 mm है और आउटर की वैल्यू 80 mm है। उन्होंने बोला कि हॉलो सर्कुलर सेक्शन का जो कोर बनेगा, जो कोर बनेगा इस हॉलो सर्कुलर सेक्शन का, उसका रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ कोर पूछा है आपसे। बस बच्चे आज आज की बात है, अभी आप सीख रहे हो, कल से आप भी ऐसे ही सॉल्व कर रहे होगे, डोंट वरी। रेडियस पूछा है, अच्छा रेडियस पूछा है, इसका मतलब आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो? वेरी गुड, आप ई फाइंड आउट कर रहे हो। वो होता है ना d/8 होता है, फिर d/8 रख के सर्किल बनता है, d/4 तो कोर हो गया, डायमीटर मतलब ई, रेडियस वो निकालना चाह रहे हो आप, सेंट्रिसिटी है। तो वैसे वैल्यू आई क्या? आंसर इज नन ऑफ दीज। वैसे बहुत कम होता है कि नन ऑफ दीज ऑप्शन आए, बट इसमें नन ऑफ दीज ही आएगा। नहीं बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं आएगा वैल्यू, नहीं नहीं इतना भी छोटा नहीं आएगा भाई, नहीं। वैसे आंसर नन ऑफ दीज है ना, मैं इस पे आंसर भी बता देता हूँ कि आंसर है क्या। ये तो आप सॉल्व कर लो, अभी आपने वैल्यू निकाली तो है, d1² प्लस d2² अपॉन 8 टाइम्स d1, कितना आ रहा है? 3.9। अभी बताता हूँ मैं, रुक जा मेरे बच्चे, अभी बता रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ मैं बच्चों। अब देखो सबकी अलग अलग वैल्यू आ रही है, कैसा कैसे भरोसा करूं मैं? हाँ तो हाफ कर दो, तो 7 पॉइंट आ रहा है ना। हाँ ई पूछा है ना, हाँ तो कितना आया वो? तुम डायमीटर क्यों कह रहे हो भाई साहब? कंफ्यूजन,
भाई कहाँ चला गया क्वेश्चन? बहुत गलत हो रहा है इस क्वेश्चन। आइए तक पाक नहीं मिला मेरे को। हाँ, तो रेडियस ई के इक्वल हुआ ना, रेडियस ही तो ई है। देखो ये वैल्यू ई आपने निकाली थी d/8, तो ये वैल्यू थी ना d/8, फिर आपने सर्कल बनाया ना। वैसे सब बोल रहे हैं तो यही आंसर होगा, मान लेता हूँ मैं क्वेश्चन ढूंढो, मिले नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है यार। वैसे ऐसे घूमते रहेंगे नाचते रहेंगे, अभी दिख नहीं रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, अब मैं आपको कराऊंगा एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन। कॉलम कॉलम। दो क्वेश्चन भेज रहा हूं मैं आपको। चलिए ग्रुप में आइए। पहला क्वेश्चन है, फॉर ए सर्कुलर कॉलम हैविंग इट्स एंड हिंज्ड। इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, एक सर्कुलर कॉलम है, उसके एंड हिंज्ड है और स्लेंडरनेस रेशियो 160 है, तो L अपॉन डी का रेशियो क्या होगा? एक सर्कुलर कॉलम, बोथ एंड्स आर हिंज्ड, लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो इज 160, L अपॉन डी का रेशियो क्या होगा? इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, सबसे हाई लेवल टॉप लेवल क्वेश्चन, बट ये आराम से किया जा सकता है अगर फॉर्मूला याद है तो। लैम्डा हमने कल पढ़ा था, लैम्डा क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। अब लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है √I/A। कल आए नहीं थे ना? तो आए थे। गुड। आंसर इज ऑप्शन सी। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन है ना उसमें। देखिए बच्चे, लैम्डा आपने पढ़ा था L इफेक्टिव अपॉन K मिनिमम, बोथ हैंड हिंज्ड है, तो L इफेक्टिव L के इक्वल होगा, K मिनिमम I अपॉन A हो जाएगा। सर्कुलर सेक्शन है तो चाहे एक्स एक्स ले या वाई वाई ए की बात आएगी। लैम्डा की वैल्यू 160 है, L अंडर रूट आई कितना होगा? πd4/64, और एरिया क्या हो जाएगा? πd²/4। तो पाई से पाई, 4 से कटा 16, तो ये आ जाएगा L, 4 ऊपर आ जाएगा और D बाहर। 16 का रूट इज 4, तो बच्चे L/D हो जाएगा 160/4 मींस 40। ऑप्शन सी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी आपने किया है। A hollow circular column of internal diameter D, external diameter 1.5 D is subjected to a compressive load. Maximum distance of the point of application of load from center for no tension condition is what? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपने इनफैक्ट एक फॉर्मूला डिराइव कर रखा है, D1B B बॉम्बे। मैं लेट मी चेक बेटा, वैसे बी होगा। 11th का आंसर बी। वेरी गुड। ये बच्चे हॉलो सेक्शन को अभी आपने सॉल्व करा है,
तो जो E है मैक्सिमम डिस्टेंस है, इससे ज्यादा दूर आप नहीं रख सकते, तो E शुड बी लेस देन d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 8d1। d1 एक्सटर्नल डायमीटर है, तो ये वैल्यू d1 है और ये वैल्यू d2 है। जैसे इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 13d/40। बच्चों अब मैं आपको एकदम मतलब टॉप लेवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा अब आपके सामने। बच्चों ये क्वेश्चन समझ आए दोनों? अब देखो, अब जो क्वेश्चन आएगा ना, आप बोलोगे कि क्या सर, मतलब बढ़िया क्वेश्चन, मन खुश, हृदय प्रसन्न हो जाएगा आप। मैं आपको 3 क्वेश्चन भेज रहा हूं, 4 क्वेश्चन। ये चारों करने का एक ही तरीका है, एक मैं कराता हूं क्लास में, 3 आपने करने हैं। 1 2 3 4। हमारा प्यारा ग्रुप इधर है। मैं बच्चे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सबसे लास्ट जो भेजा है वो है सिविल सर्विसेज 94, जिसमें पिंक कलर से मार्किंग हो रखी है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ये सेक्शन है हमारा, ये एक्सेस एक ये है और एक एक्सेस ये है। ये एक्स एक्स वाई वाई, यहां पर इधर लोड लग रहा है जेड पर। ये पॉइंट हो गया ए बी सी डी। कंप्रेसिव लोड है। द डायरेक्ट स्ट्रेस, इन्होंने बोला है डायरेक्ट स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो 400 टन पर मीटर स्क्वायर है। सिग्मा एक्स एक्स के अबाउट जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है प्लस माइनस 1200 टन पर मीटर स्क्वायर आ रही है, और सिग्मा वाई वाई प्लस माइनस 800 टन पर मीटर स्क्वायर। इन्होंने बोला कॉर्नर ए पर नेट स्ट्रेस बताइए क्या होगी। अब ये देखो बच्चों, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे होगा, और फिर अगले क्वेश्चन 3 ऐसे और क्वेश्चन वो आपने करने। समझेंगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इधर देखिए, मान लीजिए यहां लोड लग रहा है। कैसे क्वेश्चन होगा, आपसे ए पर पूछा गया है कि नेट स्ट्रेस क्या आएगा। ए पर एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा ही आएगा, कितने मैग्नीट्यूड का, 400 टन पर मीटर स्क्वायर का। सिग्मा एक्स एक्स के अबाउट भी ए पर स्ट्रेस आएगा, और सिग्मा वाई वाई के अबाउट भी स्ट्रेस आएगा। अभी तक क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए अगर लोड मैं इस पॉइंट पर लगाता तो वाई वाई के अबाउट रोटेशन होता, और अगर इधर लगाता तो एक्स एक्स के अबाउट। इन्होंने क्या करा, दोनों केस जोड़ के यहां पर लोड लगा दी। अब बेंडिंग एक्स एक्स के अबाउट भी होगी और वाई वाई के अबाउट भी होगी। आपको यह पता करना होगा कि ए पर बेंडिंग स्ट्रेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसको कैसे पता करते हैं, मान लीजिए आपने जेड पे लोड लगाया, कोई रटना नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं रटना, बस दिमाग लगाना है। आपने जेड पर लोड लगाया, मैं दबा रहा हूं इस चीज को, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको दबाऊं तो ये दोनों फेस किस में रहेंगे,
कंप्रेशन में, और ये दोनों फेस किस में रहेंगे, टेंशन में। तो अगर हम एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में देखें तो कंप्रेशन सी एक्स लिख देता हूं कि एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में सी एक्स कंप्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स के रिस्पेक्ट में इन दोनों वाले फेसेस में क्या है, टेंशन है। दोबारा जेड पर आपने लोड लगाया, इस बार वाई वाई के अबाउट देखे, ये दोनों किस में आएंगे, कंप्रेशन में, वेरी गुड। ये किस में आएंगे, टेंशन में। तो सी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कंप्रेशन इधर, कंप्रेशन इधर, और बच्चे यहां क्या आएगा, टेंशन, और यहां क्या आएगा, टेंशन। बच्चों ये बात समझ आई। अब इन्होंने पूछा कि नेट स्ट्रेस बताइए ए पर। सबसे पहले डायरेक्ट स्ट्रेस 400 टन प्लस टन पर मीटर स्क्वायर। अब ए पर सी के रिस्पेक्ट में या एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, कंप्रेशन, और एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1200, तो प्लस 1200। बच्चों ये बात समझ आ रही है। अब ए पर वाई के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, टेंशन, और बेंडिंग स्ट्रेस वाई के रिस्पेक्ट में कितनी है, 800, तो यहां आ जाएगा -800। बात समझ आई बच्चों। सो ये हो गया 800 टन पर मीटर स्क्वायर। वैल्यू पॉजिटिव आई है तो कंप्रेशन। अब रटना नहीं है आपको, बस सेक्शन बनाइए, फिंगर रखिए और देख लीजिए कि कौन से सेक्शन किस में जा रहे हैं। और ऐसे 3 क्वेश्चन और है, आप उनको आराम से, वो आपके होमवर्क क्वेश्चन है, उनको करिए, उनका आंसर आता है, डिस्कस कर लीजिए ऑप्शन में, मतलब ग्रुप में पूछ लीजिए कि सर कौन सा पार्ट आंसर है। और सोचिए ये सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन है, आईएएस वाले। आईएएस वाले क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो पता चला कि आपका मकसद जेई से हटके अब हो गया कि नहीं सर मैं आईएएस बन रहा हूं, बन गए, और देहरादून में पोस्टिंग हो गई आपकी। ओह माय गॉड। बच्चों क्वेश्चन समझ आ रहा है ये, आया बच्चे, निर्मला समझ आए बात बेटा। चलिए अब बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब हम आज के क्लास को इधर ही करेंगे, अभी डन। 1 बजे आपकी जियोटेक की क्लास है, आराम से अपना लंच वंच शंच करिए, चाय पिए। चाय पीनी बहुत जरूरी है क्योंकि चाय आपको ताजगी देगी। बट अगर आप न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं और यू आर लाइक सर मैं चाय नहीं पीता, तो ब्लैक कॉफी पीजिए। आधे लोग पता नहीं मुझे ब्लैक कॉफी कैसे पी सकते हैं, इतनी गंदी होती है, पता नहीं, अरे बहुत गंदी होती है भाई। स्टाइल के लिए पी लेते हैं बस, भैया 1 ब्लैक कॉफी देना। अकेले बैठे होंगे तो ऐसे ही बोलते हैं फिर कि वो नहीं होती वो शादियों में मशीन वाली ज़्ज़ वाली, कि वो दे दो। जब 4-5 लोग बैठे, 1 ब्लैक कॉफी प्लीज। फिर एक्सेंट भी ऐसा थोड़ी रहता है, कैफे कैफे देगा, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। चलो हमारा हो गया आज की क्लास। ठीक है बच्चों, अभी कुछ दिन हमें थोड़ी